हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं एम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन साइंस का है। केचुए के कितनी आंखें होती है? पूछा गया प्रश्न है। केचुआ जिसे किसान के मित्र के नाम से भी जाना जाता है, केचुआ जिसे हमारे उधर पूर्वी राजस्थान में गंडेडे के नाम से जाना जाता है, इतना लंबा होता है और वो सांप के जैसा होता है ना, उसी को केचुआ। और वर्मी कंपोस्ट जो खाद बनाई जाती है वो केचुए के द्वारा ही बनाई जाती है। तो इसके कितनी आंखें होती है? देखा क्या? सुना नहीं? मैं बता देता हूं, केचुए के एक भी आंखें नहीं होती है। क्या बात कर दी गुरुजी, अंधा होता है क्या बेचारा? बिल्कुल अंधा होता है। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? भगवान ने ऐसा इसलिए किया कि केचुआ जो है वो जमीन के अंदर रहता है, मिट्टी में ही रहता है, मिट्टी ही खाता है। हाँ, केचुआ जमीन के बाहर, उसको जरूरत नहीं है प्रकाश में बाहर रहने के लिए, वो है ही नहीं, क्योंकि उसका निवास स्थान ही क्या है? मिट्टी। और जो वो हमेशा मिट्टी में रहता है तो उसको आंखें क्यों चाहिए? तो केचुए के ध्यान रखना, एक भी आंख नहीं होती है। आज का दूसरा क्वेश्चन, राजस्थान में वर पक्ष का वधु पक्ष के पिता के द्वारा किए जाने वाले स्वागत को क्या कहा जाता है? कई बार पूछा जाता है। विवाह से संबंधित संस्कार है और इसे कहा जाता है मधुपर्क। मधुपर्क। अब देखो संस्कृत का शब्द है, ध्यान से सुनना, याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। मधु का मतलब होता है शहद और पर्क का मतलब है अर्पण। तो इसमें क्या होता था प्राचीन समय में कि जो बारात आती थी उसको शहद, शक्कर, गुड़, घी, दही, इन सबको मिला करके और वो रस बनाया जाता था और फिर वो बारातियों को पिलाया जाता था। उसके बाद में फिर ठंडाई आ गई और अभी तो आजकल ड्यू, पेप्सी, थम्स अप वो सीधा ठंडा लाते हैं बाजार से, ये गिलास भर भर के। आज भी वो परंपरा है, लेकिन उस समय मधुपर्क यानी वो दिया जाता था और उसको घूट घूट सबसे पहले दूल्हे को पिलाया जाता था और दूल्हा उसको घूट घूट करके गिलास में देकर के पिलाते थे, आराम से उसको पीता था ताकि प्रेम बना रहे। याद रखना, मधुपर्क का संबंध किससे है? विवाह से है। कौन करता है? लड़की के पिता लड़के के बारात का स्वागत करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वो था मधुपर्क। नाम कहां से आया मैंने आपको बता दिया। आज का तीसरा क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का है। संविधान के अनुसार राज्य विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी? वापस सुनो, न्यूनतम मतलब कम से कम संख्या कितनी होगी? तो मैं आपको बता देता हूं। 91वां संविधान संशोधन किया गया था 2003 में और उस समय ये निर्धारित किया गया था, अधिकतम भी फिक्स कर दिया कि विधानसभा की कुल सीटों का 15%। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में विधानसभा की सीटें हैं 200 और 200 का 15% कितना होगा भाई? 30। यानी हमारे राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं? 30। न्यूनतम का भी प्रावधान किया गया कि किसी भी विधानसभा में जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 से कम नहीं होगी। संविधान के अनुच्छेद 164/1A में यह प्रावधान किया गया है। हाँ जी, आज का चौथा क्वेश्चन ध्यान से सुनो। 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का प्रशासन किसे सौंपा था? क्या क्वेश्चन पूछा है? बहुत जोरदार प्रश्न था, हम ऊपर से पढ़ते हैं। तो सिरोही का जो प्रशासन था, देखिए उस समय राजस्थान का जब एकीकरण चल रहा था, अधिकतर रियासतों का एकीकरण हो गया था चौथे चरण में, इसलिए 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस भी मनाते हैं। सिरोही को छोड़ दिया था, सिरोही रह गया था। गुरुजी ऐसा क्या था कि सिरोही को उस समय नहीं मिलाया? तो इसका एक कारण था कि सिरोही का जो शासक था वो उस समय नाबालिग था, तो उसकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा था। इधर खींचतान चल रही थी, गुजरात चाह रहा था कि सिरोही गुजरात में आ जाए और राजस्थान चाह रहा था राजस्थान में आ जाए। तो 5 जनवरी 1949 को इसका जो प्रशासन है वो मुंबई के अधीन किया गया था। किसके अधीन? वापस सुनो, मुंबई के अधीन किया गया था। लगभग 1 साल 20 महीने तक रहा। उसके बाद में 25 जनवरी 1950 को सिरोही को राजस्थान के छठे चरण में, हमें पता है कि सिरोही को राजस्थान में मिला लिया गया। लेकिन यहाँ भी कंट्रोवर्सी हुई। यहाँ सिरोही के 2 क्षेत्र आबू और देलवाड़ा, इन्हें छोड़ दिया गया। इन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे ये तो भाई गुजरात को चाहिए। माउंट एवरेस्ट जिसे गुरु शिखर के नाम से भी जानते हैं, आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया। और अंततः 1 नवंबर 1956 जो 7वां चरण था उसमें अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिला ही लिया गया। 5वां क्वेश्चन, सपेरा जो जनजाति है उनका प्रसिद्ध वाद्य यंत्र कौन सा है?
और वह वाद्य यंत्र है जिसमें नाग यानी सांप को मोहित करने की क्षमता होती है, उसे कहा जाता है पूंगी। और पूंगी को ही बीन भी कहा जाता है, पूंगी या बीन। सारे के सारे ये सुशील वाद्य यंत्र है जो फूंक से बजाए जाते हैं। तो हमें पता है कि सांप को जब मोहित करने के लिए, और नागिन डांस में भी जो टून बजती है वो इसी की बजती है ना। तो सपेरे को जो सांप है उसे मोहित करने के लिए, उसे बुलाने के लिए, एक वो मूवी देखी थी मैंने दूध का कर्ज बहुत दिन पहले, है ना। तो उसमें भी वो कहा जाता है ना, बीन बजाओ और सांप को बुलाया जाता है, यानी बीन के अंदर वो क्षमता होती है। तो वो गाना भी याद आ रहा ना, मैं तो बीन बजाऊंगा, मैं तो तुझे बुलाऊंगा, मेरे नाग राजा तू ना आना भाग जाना, तेरा मेरा है दुश्मन जमाना, बीन बजाऊं तुझे बुलाऊं, तेरे बदले में मर जाऊं, मेरे नाग राजा तू ना आना भाग जाना, तेरा मेरा। तो हमें याद रखना है कि जो बीन या पुंगी जो है वो कालबेलिया जनजाति का प्रसिद्ध वाद्य है जो सांप को मोहित करने के लिए बजाई जाती है। धन्यवाद।